आपको पता है कि 498A केसेस को डील करने के लिए हर स्टेट की पुलिस को कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये मैं आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट के और कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे मेरे इस वीडियो में, इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या पुलिस अपना मनमाना रवैया अख्तियार कर सकती है 498A केस में डील करते वक्त। क्या वो किसी को भी उठाकर अरेस्ट कर सकती है कभी भी, और किसी भी तरीके से बिहेव कर सकती है हस्बैंड से या हस्बैंड के घर वालों से। इस चीज़ को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट ने बहुत से दिशा निर्देश दिए हैं अपने अपने अलग अलग जजमेंट्स के अंदर। ये मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में। तो मेरा सबसे पहला जजमेंट मैं आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का लेकर आके दिखाना चाहती हूँ। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट पास हुआ था 2013 में। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने हस्बैंड के फेवर में। इसके अंदर ये बताया गया कि हस्बैंड एंड वाइफ में जो है कुछ डिस्प्यूट हो रहे थे। वाइफ ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाई थी कि उसके जेवरात रख दिए गए, उसे दहेज की मांग ली गई। एक और इल्ज़ाम वाइफ ने लगाया, वो ये कहा वाइफ ने कि मेरे हस्बैंड के पास किसी गैर औरत की तस्वीर थी और वो उस तस्वीर को देखा करता था। ये सारी चीज़ों के चलते जो है वाइफ ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया और जाके सीधा FIR दर्ज करा दी। अब ये FIR दर्ज हुई, कोर्ट के सामने मामला आया। तो जो हस्बैंड का एडवोकेट था उसने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कोर्ट के सामने रखा। ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था सन 2010 का। इस रेजोल्यूशन के अंदर होम डिपार्टमेंट ने सारे पुलिस को, स्पेशली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की पुलिस को ये कहा गया था कि जब भी आपके सामने 498A का कोई मैटर आए तो उसमें FIR दर्ज करने से पहले आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन दोनों के बीच में इसके मैटर को सॉल्व कराएं और सेटलमेंट करा दें। मीडिएशन कराने का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था। इसीलिए किया गया था क्योंकि कोर्ट ये जानती है या गवर्नमेंट ये जानती है कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस जो होते हैं वो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग पे भी हो जाते हैं, और अगर दोनों को बिठाकर अगर मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो मैटर को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए एक सोसाइटी में एक बैलेंस बरकरार रखने के लिए इस दिशा निर्देश को दिया गया। अब चूंकि ये मैटर के अंदर इस किस्म का कोई भी एफर्ट पुलिस ने नहीं लिया था, इसीलिए जो हस्बैंड का एडवोकेट था उसने बेल की डिमांड की। कोर्ट ने भी इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि जो लड़की के घर वाले थे उनको भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर लड़की ये कह रही है कि हस्बैंड जो है किसी गैर औरत की फ़ोटोज़ रखता है अपने पास, यानी कि उसका हो सकता है कि किसी के साथ ताल्लुक़ हो, अगर ऐसा उस वाइफ को लगता है तो ये काम था वाइफ के जो घर वाले थे उनका कि वो आते बैठे और मीटिंग करते और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते, लेकिन ऐसा इस केस में कहीं नज़र नहीं आया। उसके बाद ये पुलिस का काम था कि इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराते, कंसीलिएशन कराते और मैटर को सॉर्ट आउट करते। तो ये जो है मैंने आपको एक गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आपके सामने रखा। इसके बाद में और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके सामने रख रही हूँ, वो है अरनीश कुमार का जजमेंट। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत से लोगों को आपको पता होगा कि अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए सारे पुलिस को। ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट का था, तो यानी कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर एप्लीकेबल होता था इसके अंदर का रेजोल्यूशन, लेकिन अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये एप्लीकेबल होता है सारी पुलिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये पास हुआ है सन 2014 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि ऑटोमेटिकली और अननेसेसरी तरीके से किसी को अरेस्ट ना किया जाए, स्पेशली जब ये मैटर जो है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का हो, तो उसके अंदर घर वालों को, हस्बैंड्स को अननेसेसरी अरेस्ट ना किया जाए। और मजिस्ट्रेट को भी ये हुक्म दिया गया है कि आप भी इस किस्म के अरेस्ट को जो है वो बढ़ावा ना दें और उसे एक्सेप्ट ना करें। इसके अंदर ये कहा गया कि जब भी इस किस्म का कोई भी कंप्लेंट आपके सामने आए तो अरेस्ट ना करें, बल्कि उसके जो एक्यूज हैं हस्बैंड और हस्बैंड के जो घर वाले हैं उन्हें सेक्शन 41A ऑफ CRPC के अंदर आप उन्हें नोटिस इशू कीजिए, और नोटिस के अंदर डिस्क्रिप्शन रखिए कि ये हम आपको क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं और आपको कहाँ और कितने बजे आके हमसे मिलना है। ये नोटिस जैसी कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उसके विद इन रीजनेबल टाइम में जो है आपको ये नोटिस इशू करना है सामने वाले को। और अगर ये नोटिस आप नहीं इशू करते हो और डायरेक्टली अगर आप उसको अरेस्ट कर लेते हो, हस्बैंड को या एक्यूज को या उसके घर वालों को, तो आपके ऊपर
स्टेप लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पुलिस कमेटी के थ्रू भी आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा और उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप पे लगेगा। और मजिस्ट्रेट को कहा गया कि इस किस्म के अरेस्ट को अगर आप ऑथराइज करते हैं तो आपके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है हाई कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमने डायरेक्शन दिया है ये सिर्फ 498A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे ही एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि वो सारे ऑफेंस जो पनिशेबल है विथ 7 ईयर्स या 7 ईयर्स के अंदर जो पनिशेबल ऑफेंस है उन सब पे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने और एक चीज़ को मद्देनज़र रखा, वो ये कहा उन्होंने कि आजकल जो केसेस फाइल हो रहे हैं वो लोगों को हैरेस करने के लिए ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 498A के अंदर एक्विटल रेट बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये साबित ही नहीं हो पा रहा कि ये लोग जो बेचारे एक्यूज़ बना के कोर्ट के सामने लाए गए वो सचमुच में कल्प्रिट थे भी या नहीं। उसके अंदर इतना लंबा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है, पूरे केसेस लड़ने पड़ते हैं और ये एक तरीके का हैरेसमेंट है। 498 तो बनाया इसलिए गया था कि औरत को हैरेसमेंट से बचाया जा सके, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब तो औरत इस चीज़ को हैरेसमेंट करने के लिए, अपने इन लॉज को हैरेस करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कई बार ऐसे लोगों के ऊपर भी केसेस फाइल हो जाता है जो बेड रिडन है, जो बूढ़े हैं और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ लोग जो हैं जो बहुत दूर रहते हैं, कोई फॉरेन में रहता है, उनका नाम डाल दिया जाता है। तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के पावर्स को, जो डिटेंशन का और अरेस्ट का है, उसे कहीं ना कहीं रोका जाए और कोई ना कोई एक बैलेंस सोसाइटी के अंदर बढ़ता जाए, ताकि एक इंसान की लिबर्टी भी जो है वो हर्ट ना हो और कहीं ना कहीं जस्टिस भी मिले। इसके बाद जजमेंट जो मैं आपके सामने ला रही हूँ ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि पास हुआ था 2008 में। इसके अंदर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, डायरेक्शन दी गई हैं पुलिस को कि जब उनको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उनके सामने आएगा तो वो इस केस को कैसे हैंडल करेंगी। सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर ये कहा गया कि जब भी आपको ऐसे कोई केस फाइल किया करना हो तो उसके पहले आपको DCP का परमिशन लेना पड़ेगा, सबसे पहली। दूसरी बात कि जब आपको एक्यूज़ को अरेस्ट करना है या एक्यूज़ जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट में अगर आपको FIR दर्ज करना है तो सबसे पहले आपको बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करना होगा, अपने आप को पहले सेटिस्फाई करना होगा कि सचमुच में ऐसा केस बैठता है। और अगर ऐसा केस बैठता है आप अप्रूवल लेंगे ACP और DCP का, उसके बाद ही आप केस रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट हस्बैंड। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको मेन एक्यूज यानी कि अगर हस्बैंड को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले आप खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि इसके अंदर अरेस्ट करने की ज़रूरत है हस्बैंड को। और ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद आप ACP या DCP का अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ही आप अरेस्ट के लिए निकल सकते हैं। और जो कोलैटरल एक्यूज है यानी कि जैसे कि हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उन्हें भी अरेस्ट करना है तो DCP का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। और ऐसे केसेस को डील करने के लिए जो पुलिस अथॉरिटी होगी उनमें जो लोगों को जो चुना जाएगा वो वेल ट्रेन्ड, वेल बिहेव होने चाहिए और उनमें बहुत सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, थोड़े बहुत फॉरबियरेंस की, थोड़ी बर्दाश्त करने की, और इतनी ज़्यादा उनको सख्ती नहीं करनी चाहिए। इस किस्म के कुछ ट्रेन जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें रखा जाएगा वुमेन सेल में जो इन सारी चीज़ों से डील करेंगे। FIR एकदम रूटीन मैनर में ना रजिस्टर की जाए, यानी कि यहाँ पर कंप्लेंट आया और आपने FIR रजिस्टर कर दी, और सिर्फ उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में आप FIR दर्ज कर सकते हैं जिनके अगेंस्ट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए हैं। ऐसी हल्की फुल्की चीज़ यानी कि ये इन्हें भड़काती थी, ये ऐसे बस कान में फुसफुसाहट करती थी, इस किस्म के एलिगेशंस नहीं, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशन होने चाहिए किसी के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करने से पहले। और इसके बाद का पॉइंट वो ये कहता है कि जब भी आप इस किस्म की FIR रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले मैटर को सेटल कराने की कोशिश कीजिए, रिकंसाइल करने की कोशिश कीजिए दोनों के बीच में। अब व्यूअर्स मैं आपको ये बताती हूँ कि इस तरीके के जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, जो इस किस्म की गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर पुलिस इन डायरेक्शंस को नहीं मानती तो क्या होगा। अगर पुलिस ने इन डायरेक्शन को नहीं माना तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपके केस पे ये पड़ेगा कि आपको बेल, नॉर्मल बेल या एंटीसिपेटरी बेल इजीली मिल जाएगी। सबसे पहले तो इसमें अरेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात कि अगर पुलिस ने इन सारे डायरेक्शंस को अगर वॉयलेट किया है तो पुलिस के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ सकती है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। उसके अलावा आप पुलिस के अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं कि उसने जो है कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। ये करके आप उसके अगेंस्ट में, पुलिस के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट
में एक डायरेक्शन हुआ था दिसंबर 2021 में, जिसके अंदर पुलिस ने यही सारे डायरेक्शन को वायलेट करते हुए अरेस्ट किया था किसी बंदे को। तो उस बंदे ने सीधा दिल्ली कोर्ट में जाकर एक गुहार लगाई कि ये दिशा निर्देश का उल्लंघन है, ये आपके आदेश को नहीं माना गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पुलिस ऑफिसर था, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर था, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दी, बाकायदा 1 दिन की सज़ा दी। भले वो 1 दिन की थी, लेकिन पुलिस को सज़ा हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कोई पुलिस आप तक आती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर, तो किस तरीके से पुलिस को डील करना है। इसके अलावा और बहुत से जजमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा।